नमस्ते इंडिया। आपका हमारे YouTube चैनल तथास्तु सनातन में स्वागत है। मैं रवि। आज आपसे मैकाले ने कैसे भारत की शिक्षा व्यवस्था को खराब किया इस पर बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। मैकाले नाम हम अक्सर सुनते हैं, मगर ये कौन था, इसके उद्देश्य और विचार क्या थे। मैकाले का पूरा नाम था थॉमस बैबिंगटन मैकाले। अगर ब्रिटेन की नज़रिए से देखें तो अंग्रेजों का ये एक अमूल्य रत्न था, एक उम्दा इतिहासकार, लेखक, प्रबंधक, विचारक और देशभक्त। इसलिए इसे लॉर्ड की उपाधि मिली थी और इसे लॉर्ड मैकाले कहा जाने लगा। अब इसके महिमा मंडन को छोड़ें, मैं इसके एक ब्रिटिश संसद को दिए गए प्रारूप का वर्णन करना उचित समझूंगा, जो इसने भारत पर कब्जा बनाए रखने के लिए दिया था। 2 फरवरी 1834 को ब्रिटेन की संसद में मैकाले की भारत के प्रति विचार और योजना मैकाले के शब्दों में सुनिए। मैं भारत में काफ़ी घूमा हूँ, दाएं बाएं इधर उधर मैंने एक देश छान मारा और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई दिया जो भिखारी हो, जो चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं। मैं नहीं समझता कि हम कभी भी इस देश को जीत पाएंगे जब तक इसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। और इसलिए मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ कि हम इसकी पुरानी और पुरातन शिक्षा व्यवस्था, उसकी संस्कृति को बदल डालें। क्योंकि अगर भारतीय सोचने लग गए कि जो भी विदेशी और अंग्रेजी है वह अच्छा है और उनकी अपनी चीज़ों से बेहतर है, तो वे अपनी आत्मगौरव, आत्मसम्मान और अपनी ही संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूर्ण रूप से गुलाम भारत। कई बंधु इस भाषण की पंक्तियों को कल्पना मात्र मानते हैं और ये कपोल कल्पित पंक्तियां हैं। तो इन काल्पनिक पंक्तियों का कार्यान्वयन कैसे हुआ? मैकाले की गद्दार औलादें इस प्रश्न पर बंगले झांकती दिखती हैं और कार्यान्वयन कुछ इस तरह हुआ कि आज भी मैकाले व्यवस्था की औलादें सेकुलर भेष में यत्र तत्र बिखरी पड़ी हैं। अरे भाई, मैकाले ने क्या नया कह दिया भारत के लिए? भारत इतना संपन्न था कि पहले सोने चांदी के सिक्के चलते थे, कागज़ के नोट नहीं। धन दौलत की कमी होती तो इस्लामिक आतंकवादी और अंग्रेजी दलाल यहाँ क्यों आते? लाखों करोड़ रुपए के हीरे जवाहरात ब्रिटेन भेजे गए, जिसके प्रमाण आज भी हैं। मगर ये मैकाले का प्रबंधन ही है कि आज भी हम लोग दुम हिलाते हैं अंग्रेजी और अंग्रेजी संस्कृति के सामने। हिंदुस्तान के बारे में बोलने वाला संस्कृति का ठेकेदार कहा जाता है और घृणा का पात्र होता है। शिक्षा व्यवस्था में मैकाले का प्रभाव क्या था? ये तो हम सभी मानते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे समाज की दिशा एवं दशा तय करती है। बात 1824 के लगभग की है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वित्तीय रूप से संक्रमण काल से गुजर रही थी और ये संकट उसे दिवालियापन की कगार पर पहुंचा सकता था। कंपनी का काम करने के लिए ब्रिटेन के स्नातक और कर्मचारी अब उसे महंगे पड़ने लगे थे। 1824 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक भारत आया, जिसने लागत घटने के उद्देश्य से अब प्रशासन में भारतीय लोगों के प्रवेश के लिए चार्टर एक्ट में एक प्रावधान जुड़वाया कि सरकारी नौकरी में धर्म, जाति या मूल का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ से मैकाले का भारत में आने का रास्ता खुला। अब अंग्रेजों के सामने चुनौती थी कि कैसे भारतीयों को उस भाषा में पारंगत करें जिससे कि ये अंग्रेजों के पढ़े लिखे हिंदुस्तानी गुलाम की तरह कार्य कर सकें। इस कार्य को आगे बढ़ाया जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष थॉमस बैबिंगटन मैकाले। 1858 में लॉर्ड मैकाले द्वारा इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया। मैकाले की सोच स्पष्ट थी, जो कि उसने ब्रिटेन की संसद में बताया, जैसा हमने पहले वर्णन किया है। उसने पूरी तरह से भारतीय शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने का प्रारूप तैयार कर दिया गया था। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था मैकाले के शब्दों में, हमें एक हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जो हम अंग्रेज शासकों एवं उन करोड़ों भारतीयों के बीच दुभाषी का काम कर सके जिन पर हम शासन करते हैं। हमें हिंदुस्तानियों का एक ऐसा वर्ग तैयार करना है जिनका रंग और रक्त भले ही भारतीय हो, लेकिन वह अपनी अभिरुचि, विचार, नैतिकता और बौद्धिकता में अंग्रेज हो। और देखिए, आज कितने ऐसे मैकाले व्यवस्था की नाजायज स्वान स्वरूपी संतानें हमें मिल जाएंगी जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है और धर्म पिता मैकाले। इस पद्धति को मैकाले ने सुंदर प्रबंधन के साथ लागू किया। अब अंग्रेजी के गुलामों की संख्या बढ़ने लगी और जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे वो अपने आप को हीन भावना से देखने लगे, क्योंकि सरकारी नौकरियों के ठाठ उन्हें दिखते थे, अपने भाइयों के, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली, और ऐसे गुलामों को ही सरकारी नौकरियों की रेवड़ी बढ़ती थी। कालांतर में
ये ही गुलाम अंग्रेजों की चापलूसी करते करते उन्नत होते गए और अंग्रेजों की गुलामी ना स्वीकारने वालों को अपने ही देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया। विडंबना ये हुई कि आज़ादी मिलते मिलते एक बड़ा वर्ग इन गुलामों का बन गया जो कि अब स्वतंत्रता संघर्ष भी कर रहा था। यहाँ भी मैकाले शिक्षा व्यवस्था चाल कामयाब हुई। अंग्रेजों ने जब ये देखा कि भारत में रहना असंभव है तो कुछ मैकाले और अंग्रेजों की गुलामों की सत्ता हस्तांतरण करके ब्रिटेन चले गए। मकसद पूरा हो चुका था। अंग्रेज गए मगर उनकी नीतियों की गुलामी अब आने वाली पीढ़ियों को करनी थी और उसका कार्यान्वयन करने के लिए थे कुछ हिंदुस्तानी भेष में बौद्धिक और वैचारिक रूप से अंग्रेज नेता और देश के रखवाले। कालांतर में यही पद्धति विकसित करते रहे हमारे सत्ता के महानुभाव। इस प्रक्रिया में हमारी भारतीय भाषाएं गौड़ होती गईं और हिंदुस्तान में हिंदी विरोध का स्वर उठने लगा। ब्रिटेन की बौद्धिक गुलामी के लिए आज का भारतीय समाज आंदोलन करने लगा। फिर आया उपभोक्तावाद का दौर और मिशनरी स्कूल का दौर। चूँकि 200 साल हमने अंग्रेजी को विशेष और भारतीयता को गौड़ मानना शुरू कर दिया था तो अंग्रेजी का मतलब सभ्य होना, उन्नत होना माना जाने लगा। हमारी पीढ़ियां मैकाले के प्रबंधन के अनुसार तैयार हो रही थी और हम भारत के शिशु मंदिरों को सांप्रदायिक कहने लगे क्योंकि भारतीयता और वंदे मातरम वहाँ सिखाया जाता था। जब से बहुराष्ट्रीय कंपनियां आई उन्होंने अंग्रेजों का इतिहास दोहराना शुरू किया और हम सभी सभ्य बनने में, उन्नत बनने में लगे रहे। मैकाले की पद्धति के अनुसार अब आज वर्तमान में हमें नौकरी देने वाली है अंग्रेजी कंपनियां जैसे ईस्ट इंडिया थी। अब ये ही कंपनियां शिक्षा व्यवस्था भी निर्धारित करने लगी और फिर बात वही आई कम लागत वाली, तो उसी तरह का अवैज्ञानिक व्यवस्था बनाओ जिससे कम लागत में हिंदुस्तानियों के श्रम एवं बुद्धि का दोहन हो सके। एक उदाहरण देता हूँ। कुकरमुत्ते की तरह है इंजीनियरिंग और प्रबंधन संस्थान, मगर शिक्षा पद्धति ऐसी है कि 1000 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्नातकों में से शायद 10 या 15 स्नातक ही रेडियो या किसी उपकरण की मरम्मत कर पाए। नई सोच तो दूर की कौड़ी है। अब ये स्नातक इन्हीं अंग्रेजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास जाते हैं और जीवन भर की प्रतिभा 5000 रुपये प्रति महीने पर गिरवी रख गुलामों सा कार्य करते हैं, फिर भी अंग्रेजी की ही गाथा सुनाते हैं। अब जापान की बात करें, 10वीं में पढ़ने वाला छात्र भी प्रयोगात्मक ज्ञान रखता है, किसी मैकाले का अनुसरण नहीं करता। अगर कोई संस्थान अच्छा है जहां भारतीय प्रतिभाओं का समुचित विकास करने का परिवेश है तो उसके छात्रों को ये कंपनियां किसी भी कीमत पर नासा और इंग्लैंड में बुला लेती हैं और हम मैकाले के गुलाम खुशियां मनाते हैं कि हमारा फला अमेरिका में नौकरी करता है। इस प्रकार मैकाले की एक सोच ने हमारी आने वाली शिक्षा व्यवस्था को इस तरह नपुंसक बना दिया है कि ना चाहते हुए भी हम उसकी गुलामी में फंसते जा रहे हैं। इस इंडियन एजुकेशन एक्ट की ड्राफ्टिंग लॉर्ड मैकाले ने की थी, लेकिन उसके पहले उसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण कराया था। उसके पहले भी कई अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट दी थी। अंग्रेजों का एक अधिकारी था G.W. लिटनर और दूसरा था थॉमस मुनरो। दोनों ने अलग अलग इलाकों का अलग अलग समय सर्वे किया था। 1823 के आसपास की बात है। ये लिटनर जिसने उत्तर भारत का सर्वे किया था उसने लिखा है कि यहाँ 97% साक्षरता है और मुनरो जिसने दक्षिण भारत का सर्वे किया था उसने लिखा कि यहाँ तो 100% साक्षरता है। और उस समय जब भारत में इतनी साक्षरता है और मैकाले का स्पष्ट कहना था कि हम भारत को हमेशा हमेशा के लिए अगर गुलाम बनाना है तो इसकी देसी और सांस्कृतिक शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा और उसकी जगह अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी और तभी इस देश में शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे और जब इस देश की यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो हमारे हित में काम करेंगे। और मैकाले एक मुहावरा इस्तेमाल कर रहा है कि जैसे किसी खेत में कोई फसल लगाने के पहले पूरी तरह जोत दिया जाता है वैसे ही इसे जोतना होगा और अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लानी होगी। इसलिए उसने सबसे पहले गुरुकुलों को गैर कानूनी घोषित किया। जब गुरुकुल गैर कानूनी हो गए तो उनको मिलने वाली सहायता जो समाज की तरफ से होती थी वो गैर कानूनी हो गई। फिर संस्कृत को गैर कानूनी घोषित किया और इस देश के गुरुकुलों को घूम घूम कर खत्म कर दिया, उनमें आग लगा दी। उसमें पढ़ाने वाले गुरुओं को उसने मारा पीटा, जेल में डाला। 1850 तक इस देश में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और उस समय इस देश में गांव थे 7,50,000, मतलब हर गांव में औसतन एक गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल होते थे वो सब के सब आज की भाषा में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। उन सब में 18 विषय पढ़ाया जाता था और ये गुरुकुल समाज के लोग मिल के चलाते थे, ना कि राजा महाराजा। और इन गुरुकुलों में शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। इस तरह से सारे गुरुकुलों को खत्म किया गया और फिर अंग्रेजी शिक्षा को कानूनी घोषित किया गया। फिर कलकत्ता में पहला
कॉन्वेंट स्कूल खोला गया, उस समय इसे फ्री स्कूल कहा जाता था। इसी कानून के तहत भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी बनाई गई, बम्बई यूनिवर्सिटी बनाई गई, मद्रास यूनिवर्सिटी बनाई गई और ये तीनों गुलामी के ज़माने के यूनिवर्सिटी आज भी इस देश में हैं। और मैकाले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी थी, बहुत मशहूर चिट्ठी है वो। उसमें वो लिखता है कि इन कॉन्वेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो देखने में तो भारतीय होंगे लेकिन दिमाग से अंग्रेज होंगे, और इन्हें अपने देश के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने परंपराओं के बारे में कुछ पता नहीं होगा, इनको अपने मुहावरे नहीं मालूम होंगे। जब ऐसे बच्चे होंगे इस देश में तो अंग्रेज भले चले जाएं, इस देश से अंग्रेजियत नहीं जाएगी। और उस समय लिखी चिट्ठी की सच्चाई इस देश में अब साफ साफ दिखाई दे रही है। उस एक्ट की महिमा देखिए कि हमें अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि दूसरे पर रोब पड़ेगा। अरे हम तो खुद में हीन हो गए हैं, जिसे अपनी भाषा बोलने में शर्म आ रही है, दूसरों पर रोब क्या पड़ेगा। लोगों का तर्क है कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, दुनिया में 204 देश हैं और अंग्रेजी सिर्फ 11 देशों में बोली, पढ़ी और समझी जाती है। फिर ये कैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है? शब्दों के मामलों में ये भी अंग्रेजी समृद्ध नहीं, दरिद्र भाषा है। इन अंग्रेजियों की जो बाइबल है वो भी अंग्रेजी में नहीं थी और ईसा मसीह अंग्रेजी नहीं बोलते थे। ईसा मसीह की भाषा और बाइबल की भाषा अरमेक थी। अरमेक भाषा की लिपि जो थी वो हमारे बंगला भाषा से मिलती जुलती थी। समय के काल चक्र में वो भाषा विलुप्त हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ जो अमेरिका में है वहाँ की भाषा अंग्रेजी नहीं है, वहाँ का सारा काम फ्रेंच में होता है। जो समाज की अपनी मातृभाषा से कट जाता है उसका कभी भला नहीं होता और यही मैकाले की रणनीति है। समाज व्यवस्था में मैकाले प्रभाव। अब समाज व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा से समाज का निर्माण होता है। सन 1836 में लॉर्ड मैकाले अपने पिता को लिखे एक पत्र में कहता है, अगर हम इसी प्रकार अंग्रेजी नीतियाँ चलाते रहें और भारत इसे अपनाता रहे तो आने वाले कुछ सालों में एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ कोई सच्चा भारतीय नहीं बचेगा। भारत को जय करने के लिए चरित्र गिराने के लिए अंग्रेजों ने 1758 में कलकत्ता में पहला शराब खाना खोला, जहाँ पहले साल वहाँ सिर्फ अंग्रेज जाते थे, आज पूरा भारत जाता है। सन 1947 में 3.5 हजार शराब खानों को सरकार का लाइसेंस, सन 2009-10 में लगभग 25,400 दुकानों का मौत का व्यापार करने की इजाज़त दी गई। चरित्र से निर्मल बनाने के लिए सन 1760 में भारत में पहला वैश्याघर कलकत्ता में सोनागाछी में अंग्रेजों ने खोला और लगभग 200 स्त्रियों को ज़बरदस्ती इस काम में लगाया गया। आज अंग्रेजों के जाने के 64 सालों के बाद आज लगभग 20,80,000 माताएं बहनें इस गलत काम में लिप्त हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद जहां इनकी संख्या में कमी होनी चाहिए थी, वहीं इनकी संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। शिक्षा अंग्रेजी में हुए तो समाज खुद ही गुलामी करेगा। वर्तमान परिवेश में माई हिंदी इज अ लिटिल बिट वीक बोलना स्टेटस सिंबल बन रहा है। जैसा मैकाले चाहता था कि हम अपनी संस्कृति को हीन समझें, मैं अगर ये कहीं यात्रा में हिंदी बोल दूं, मेरे साथ का सहयात्री सोचता है कि ये पिछड़ा है। लोग सोचते हैं त्रुटि हिंदी में हो जाए चलेगा मगर अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए। और अब इंग्लिश भी आ गई है बाजार में। क्या ऐसा नहीं लगता कि इन व्यवस्था का हिंदुस्तानी धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का होता जा रहा है? अंग्रेजी जीवन में पूर्ण रूप से नहीं सीख पाया क्योंकि विदेशी भाषा है, और हिंदी वो सीखना नहीं चाहता क्योंकि बेइज्जती होती है। हमें अपने बच्चे की पढ़ाई अंग्रेजी विद्यालय में करानी है क्योंकि दौड़ में पीछे रह जाएगा। माता पिता भी क्या करें, बच्चे को क्रांति के लिए भेजेंगे क्या? क्योंकि आज अंग्रेजी ना जानने वाला बेरोजगार है। स्वरोजगार के संसाधन ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां खत्म कर देंगी, फिर गुलामी तो करनी ही होगी। तो क्या हम स्वीकार कर लें ये सब, या हिंदी या भारतीय भाषा पढ़कर समाज में उपेक्षा के पात्र बने? शायद इसका एक ही उत्तर है, हमें वर्तमान परिवेश में हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों को स्थापित करना होगा। हमें विवेकानंद का स्व और क्रांतिकारियों का देश दोनों को जोड़कर स्वदेशी की कल्पना को मूर्त रूप से देने का प्रयास करना होगा, चाहे भाषा हो या खान पान या रहन सहन, पोशाक। अगर मैकाले की व्यवस्था को तोड़ने के लिए मैकाले की व्यवस्था में जाना पड़े तो जाएं। जैसे मैं अंग्रेजी गूगल का इस्तेमाल करके हिंदी लिख रहा हूं और इसे अंग्रेजी फेसबुक पर शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कीचड़ साफ करने के लिए हाथ गंदे करने होंगे। हर कोई छंद सेकुलर बनकर सफ़ेद पोशाक पहनकर मैकाले के सुर में गाएगा तो आने वाली पीढ़ियां हिंदुस्तान को ही मैकाले का भारत बना देगी। उन्हें किसी ईस्ट इंडिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी गुलाम बनने के लिए। और शायद हमारे आदर्शों राम और कृष्ण को एक कार्टून मनोरंजन का पात्र आज हमारे सामने ऐसी चुनौती नहीं बल्कि भारत का चारित्रिक पतन चुनौती है। इसकी रक्षा और इसको वापस लाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कानून व्यवस्था में मैकाले का प्रभाव। मैकाले ने एक कानून हमारे देश में लागू किया था जिसका नाम है इंडियन पीनियल कोड, IPC। ये इंडियन पीनियल कोड अंग्रेजों के एक और गुलाम देश आयरलैंड के इरिश पीनियल कोड की फोटोकॉपी है।
वहाँ भी ये आईपीसी है, लेकिन आयरलैंड में जहाँ आई का मतलब इरिस है, वहीं भारत में इस आई का मतलब इंडियन है। इन दोनों आईपीसी में बस इतना ही अंतर है, बाकी कॉमा और फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं है। मैकाले का कहना था कि भारत को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो इसके शिक्षा तंत्र और न्याय व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करना होगा, और अपने कभी अभी ऊपर इंडियन एजुकेशन एक्ट पढ़ा होगा, वो भी मैकाले ने ही बनाया था, और उसी मैकाले ने इस आईपीसी की भी ड्राफ्टिंग की थी। ये बनी 1840 में और भारत में लागू हुई 1860 में। ड्राफ्टिंग करते समय मैकाले ने एक पत्र भेजा था ब्रिटिश संसद को, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके लागू होने पर भारत के किसी आदमी को न्याय नहीं मिल पाएगा। इस कानून की जटिलताएं इतनी हैं कि भारत का साधारण आदमी तो इसे समझ ही नहीं सकेगा, और जिन भारतीयों के लिए ये कानून बनाया गया है उन्हें ही ये सबसे ज़्यादा तकलीफ देगी, और भारत की जो प्राचीन और परंपरागत न्याय व्यवस्था है उसे जड़ मूल से समाप्त कर देगा। वो आगे लिखता है कि जब भारत में लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो तभी हमारा राज्य मजबूती से भारत पर स्थापित होगा। यह हमारी न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के इसी आईपीसी के आधार पर चल रही है, और आज़ादी के 64 साल बाद हमारी न्याय व्यवस्था का हाल देखिए कि लगभग 4 करोड़ मुकदमे अलग अलग अदालतों में पेंडिंग हैं, उनके फैसले नहीं हो पा रहे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन न्याय मिलने की दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आ रही है। कारण क्या है? कारण यही आईपीसी है। आईपीसी का आधार ही ऐसा है। अंग्रेजियत और मानसिक गुलामी छोड़ो, स्वाभिमानी बनो, संस्कृति की रक्षा करो। आइए एक बार गुनगुनाए भारतेंदु जी को, बोलो भैया दे दे तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।